नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अंकित भाटी सर की बहुत ही शानदार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की बुक का रिवाइज कराने वाला हूं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि आरपीएफ में किस लेवल तक के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास से आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे और लगभग 3 से 4 वीडियो में हम प्राचीन इतिहास में पूछे गए प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? बोध गया में। बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना बुद्ध ने की थी और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से आते हैं। किसके नाम से? धम्मचक्र प्रवर्तक के नाम से इस घटना को हम जानते हैं। इसमें अगला फैक्ट देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में? सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में सुश्रुत का विशेष स्थान है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। क्या अर्थ है? निर्भीकता। अभय मुद्रा का अर्थ। तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो अर्थ है वो निर्भीकता है। क्या है? निर्भीकता। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक मानी जाती है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना, किसकी? सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित है। कौन कौन से है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया? पाली और संस्कृत भाषा से। इसका जो अर्थ है वो टीला या ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला है। टीला या ढेर है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए। किस काल में प्रसिद्ध हुए? बौद्ध काल में। और स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ये आपको बताना है। तो किसे दर्शाता है? ये प्रथम उपदेश को।
बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसमें अगला देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया, ये आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक जो है कमल और सांड है। क्या है? कमल और सांड। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता की गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था गोल्डन ईगल। क्या था? गोल्डन ईगल। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालेख भी शिलालेख को कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रमुख स्रोत है। ये आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके बारे में जानेंगे। पाक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो कौन सा पशु है? बैल। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर बैल को अक्सर देखा जाता है। और भी पशु उन पर देखे गए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं को चित्रित किया गया है या देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में एक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक, क्या है? सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्षण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कर्षण काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की जो राजधानी है वो क्या थी? पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव राजवंश का बताना है आपको। पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम। नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन
पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अवनी सिंह के नाम से। और पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। अगला देखेंगे इसमें, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो किस धर्म से? जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद, किस जनपद में? सिरोही जनपद के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य कराया गया। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? चालुक्य राजवंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन है? अभिधम पीठक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित। अभिधम पीठक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम पीठक बुद्ध के त्रिपीठक में से एक है। अभिधम पीठक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश में विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। किसका? थेरवाद बौद्ध धर्म का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो कौन सा था सबसे पहला खोजा गया स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाही ने की थी। ये आपको याद रख। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर A.R. राव ने की थी। इसने की थी? डॉक्टर A.R. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? भोगवा नदी के। और कालीबंगम स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का जो श्रेय जाता है वी के थापड़ को तथा बीबी लाल को जाता है। कालीबंगन गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर? गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से, कौन सा अभिलेख? उत्तरामेर अभिलेख। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो किस स्थल से मिले? धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज 1967-68 ईस्वी में J.P. जोशी ने की थी। किसने की थी? J.P. जोशी ने। कालीबंगा इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यह स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला है हमारा, कोट दीजी। इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी मिली है। कैसी? कांसे की चपटे फलक वाली। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। अगला है हमारा लोथल। इस स्थल से 3 युग समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? 3 युग समाधियों के साक्ष्य। यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में? मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा में? सिंध भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो मुर्दों का टीला है। किस भाषा में? सिंध भाषा में।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है पाकिस्तान के सिंध राज्य में यह स्थल स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो अवध को किस नाम से जाना जाता है? कौशल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है अवध को? कौशल के नाम से अवध को जाना जाता है। इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद का उदय हुआ। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक है? तो कौन है? गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल है। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। कैसा था? कुशल प्रशासक। पाल साम्राज्य का जो उदय हुआ वो 8वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अथर्ववेद को। ब्रह्मा वेद के नाम से किसे जाना जाता है? अथर्ववेद को। आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है, इनकी संख्या 4 है। वेद जो है वेद वे प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में अथर्ववेद जो है सबसे नवीन वेद है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। इस वेद में 10 क्या है? मंडल है, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,462 मंत्र है। ये आपको याद रखना है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग है या इसकी 2 शाखा है। कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसका अगला फैक्ट है, इस वेद का संबंध संगीत से है। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? तो कौन है? हर्ष। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष है। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट के। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। क्या भाषा थी? संस्कृत। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश से था। किस वंश से था? पुष्यभूति वर्धन वंश से। इसको वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, पुष्यभूति वंश को। अगला क्वेश्चन आया हमारा, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो किसकी है? चोल वंश की। चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राजा राजेश्वर
मंदिर का नाम दिया गया? बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में लिखित है। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में यह लिखित है। बृहदेश्वर मंदिर निर्मित है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25वां है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थकर थे। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थकर थे। कौन? ऋषभदेव। इसमें जो अनंतनाथ है ऑप्शन नंबर बी, ये जैन धर्म के 14वें तीर्थकर थे। और पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनके बाद महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर बने, जो अंतिम तीर्थकर कहलाए। तो दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम आपको फिर 25 क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे और इसी तरह से हम 4 वीडियो में लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।